नमस्कार दोस्तों, शनिवार की दोपहर और नो मार्केट नो लास्ट वीक में थोड़ी बड़ी रिकवरी आई लास्ट 3 दिन में। और मार्केट कह सकते कि 600 पॉइंट ऊपर रहा 3 दिन में। ओके, तीनों दिन मिला के 550 600 पॉइंट, तो वो एक अच्छी, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, तो वो एक अच्छी रिकवरी थी। और एक तरह से लग रहा है कि क्या नियर टर्म बॉटम बन गया है, यानी 22,000, यानी 21,800, 22,000, सभी टेक्निकल चार्टिस्ट बोलते हैं कि भाई ये मेन सपोर्ट है। आई एम नॉट अ टेक्निकल चार्टिस्ट, आई एम मच मोर अ फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन वो सब बोलते हैं भाई 21,800 से 22,000 एक तरह से फर्म नो सपोर्ट है। तो होपफुली देखते हैं कि ये बॉटम टूटता है कि नहीं टूटता है। लेकिन हाँ, अभी तो एक अच्छी खासी 600 पॉइंट की थोड़ी रिलीफ रैली आई थी। और ओवरऑल ये क्यों रैली आई, क्योंकि क्या हुआ है कि ट्रम्प वहां जो बात करते हैं ना, वो किसी को इस पे विश्वास नहीं। बाय द वे, आगे जाने से पहले मैं जस्ट बता दूं, आज हम लोग तीन और बैंक की बात करेंगे, प्राइवेट बैंक। कल हमने पीएसयू बैंक की बात की थी, एसबीआई, बॉब, पीएनबी, कैनेरा, होप आपने देखा होगा। आज हम लोग तीन और बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक, बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट बैंक्स है, उनके बारे में बात करूं। क्या करना चाहिए इन सब स्टॉक्स में वो मैं बताऊंगा। ओके, और आपके कोई भी क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, बिकॉज आई नॉर्मली टेक क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था। शैलेश, जिगीशा, जयेश और रामेश्वर ने ये पूछा था, तो मैं वो लेने वाला हूँ। और प्लीज क्वेश्चंस आप डाल दीजिएगा। चलिए, अभी 2 मिनट में मार्केट के बारे में बात करूंगा, फिर मैं ये स्टॉक्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। तो क्या हुआ है कि यूएस में जिस तरह से ट्रम्प अपने बयान बदल रहे हैं ना, कभी वो टैक्स लगा रहे, कभी वो 1 महीना डिले कर रहे। जैसे कल वापस उन्होंने मैक्सिको, कनाडा पे डिले कर दिया, पहले लगाया था, डिले किया, लगाया, डिले किया। अब ये सब पे ना अब परेशान हो गए सब लोग। और यूएस मार्केट खुद परेशान है कि ये करना क्या चाहते हैं, और उनको अब डर लगने लगा है कि भाई इनके वजह से जीडीपी नीचे ना गिरे। और वो कहते हैं ना कि वो हार्ड मास्टर बनना चाहते हैं नो, और वो कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग करके सब कुछ निकालना चाहते हैं सभी कंट्रीज। लेकिन अभी कनाडा झुक नहीं रहा है। वो बोले कि भाई तुम कम करो तो ही मैं कम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। मेक्सिको भी और चाइना ने तो खुलेआम वॉर ही बोल दी है कि भाई तुम करो और मैं भी करूंगा, देखे क्या होता है आगे जाके, यानी खुलेआम जो करना है कर लो। उस तरह से हो गया। तो अभी जिस तरह से ट्रम्प चाहते थे उस तरह से हो नहीं रहा है, तो वो शायद ऐसा भी सोचे होंगे कि धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। लेकिन दूसरी एक बात कि इंडिया पे बहुत प्रेशर कर रहे हैं। इंडिया में मैंने सुना कि कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे कि जो अपने कमर्शियल मिनिस्टर जो वहाँ गए, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वहाँ गए, और वहाँ अपनी टीम पे बहुत ही प्रेशर डाला जाता है। और काफी सारा डेटा बोलते, वो लोग बोल रहे कि आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारा डेटा अलग है, आपका डेटा अलग है, और काफी सारे चीजों में ना ये हो रहा है। तो वहाँ आर्म ट्विस्टिंग बहुत ही हो रही है। और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर को भी आप ओपन करो, जो इंडिया करना बिल्कुल भी नहीं चाहे, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी 70 करोड़ लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड है। अगर उसको ओपन कर दिया, वहां आप समझ लो कि 30 से 35% से टैरिफ लग रहे हैं। यानी आप कोई दूध ले आओ या बटर ले आओ या कॉफी बीन ले आओ, बहुत सारे हैं, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, 30 से 35% का टैक्स है, अगर वो हटाने की बात करी तो भाई बैंड बजेगी। इसलिए इवन यहाँ के जो एनालिस्ट रहते हैं वो भी बोलते कि एग्रीकल्चर सेक्टर कभी भी ओपन नहीं किया जाएगा। बेसिकली यूएस क्या चाहता है, जीरो सम गेम, मैं जीरो लगाऊं तो आप भी जीरो लगाओ, ऐसे चाहता है। लेकिन अगर ये डेयरी प्रोडक्ट्स और वहां सब अगर ओपन हो गया, एग्रीकल्चर मीट हो या कुछ भी हो, तो रियल में इंडिया में प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक दे नो, जो भी मिनिस्टर है उनको पता है ये सब, तो होपफुली वो लोग ओपन नहीं करेंगे। लेकिन काफी हद तक अभी बातें ये चल रही है, और काफी वो आवाज उठ रही है इंडिया में भी कि हम लोग भी क्यों अपना स्टैंड नीचे ले रहे हैं। अब चाइना देखो खुलेआम बोल रहा है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, हम लोग रेट कम नहीं करें, यानी आपको रेट बढ़ा रहे हो तो हम भी रेट बढ़ाएंगे, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कनाडा ने भी बोल दिया कि मैं नहीं देना। वो अभी ट्रम्प ने बोला कि हमें उनका प्लाईवुड नहीं चाहिए, टिम्बर नहीं चाहिए, बातें चले तो, यानी हमारे वहाँ बहुत झाड़ है, उसको काट के हम लोग बना देंगे, यानी यूज कर लेंगे ये सब। वहाँ कनाडा भी बहुत झुक नहीं रहा है, मैक्सिको भी झुक इतना नहीं रहा है। तो यूरोप तो ऐसे भी यूएस यूरोप तो लिटरली झगड़े करने के मूड में ही है, और वो तो लिटरली समझ ही लिया है कि यूएस से कोई सपोर्ट नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट किया गया,
और पूरा यूरोप उसके पीछे चला गया। और यूरोप करेगा ही ना, क्योंकि यार यूक्रेन एक दिन हाथ से चला गया ना, तो बाद में यूरोप की ही बारी है। वो यूक्रेन तो बीच में है तो, और वो जेलेंस्की को पता है कि यूरोप तो सपोर्ट करने वाला है, यूएसए ना करे, तो इसलिए तो चौड़ा बन के घूमता है। लेकिन ठीक है, वो भी अपने हिसाब से सही होगा। अब कौन सही है कौन गलत है वो बात की बात है। लेकिन यूरोप लिटरली झगड़े करने के मूड में है यूएसए, और वो झुक नहीं रहे हैं। और वहां भी टैरिफ लगाने की बात हो रही, तो बस यही बोल रहे कि इंडिया में सब बोले कि हम क्यों इतना झुक रहे हैं, हमें क्यों इतना रिलाई देन, ठीक है लगाने दो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग भी अगर जो, और ऐसा सुना जाए कि यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो, क्योंकि ना उनको भी कहीं एक्सपोर्ट तो करना होगा, और इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर ये सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई मार्केट तो होना चाहिए जहां जाने। और ट्रम्प की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, वो 2 अप्रैल को ही पता चले। लेकिन इतना इतना तो मैंने सुना है, और कितने दिन से सुन रहा हूँ कि सही में हार्ड कोर नेगोशिएशन चल रहे यूएस में। कितना कम करना है, कितना हम लोग भी कर, काफी सारी चीजें अभी भी वहां बताए थे, हार्ले डेविडसन में हम लोग 100% टैक्स लगा दिया है। लेकिन अभी तो हमने, निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट के टाइम में आई थिंक 50 और बाद में 30 हो गया, ऐसा सुना है मैंने। बहुत सारी चीजें हो रही है। अब लेट्स सी। टेस्ला में भी बात चल रही है कि 25% भी क्यों, 0% ही होना चाहिए। अब वो, जबकि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि 0% हो, जबकि यहाँ के ऑटोमेकर के साथ वो लोग बात करने वाले कि 0% क्या देना चाहिए कि नहीं। और यहाँ के अपने भी ऑटोमेकर्स अच्छे ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एमएनएम ले लो, टाटा मोटर, मारुति, आई थिंक दे कैन गिव अ गुड फाइट। लेकिन अभी तो नहीं देना, एक साथ आप पूरा मार्केट क्यों ओपन करो। और मेरे हिसाब से भी ना, देखो तो सही दूसरे सब देश क्या करे, हम लोग ही क्यों अपना मार्केट पूरा ओपन करके बैठ जाए इनके लिए। और क्या पता, ये सब प्रेशर, यानी बहुत ही प्रेशर, तो देखना पड़ेगा हम लोग कितना झुकते, मोदी जी की सरकार कितना झुकती है, और कितना, कितने यहाँ रिलैक्सेशन देते हैं उनको। और हाँ, हम भी बोलेंगे भाई आप भी टैक्स कम करो, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम लोग है ना 9% से टैक्स लगा रहे हैं, 9.5 एवरेज है, तो उनका 3% है, तो वो कम कर करके कितना कम करेंगे। जो कम होगा हमारा कम होगा। और शायद हम लोग कुछ जगह कम नहीं करेंगे तो वो वहां से बढ़ाएंगे, और हम कम करेंगे तो कहीं एक मिडिल लेवल पे जाके रुकेंगे। बट वी हैव टू सी किस तरह से होता है। बट यस, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ी आइज रखनी है, खास करके फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, बाकी सब सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अप्रैल तक हमें पता नहीं चलेगा, 2-3 अप्रैल तक। चले अभी बात करते हैं, किसकी बात करनी, हाँ बैंक्स के बारे में बात करें। कल हमने ये बैंक्स का चालू किया था, कल मैंने पीएसयू बैंक्स लिया, आज मैं प्राइवेट लूंगा। और ये 3 बैंक खास करके, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक। कल मैं कुछ बड़े लार्ज कैप जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, उन सब के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कोटक के क्या लग रहा है। तो चले इन 3 बैंक की जब बात करते हैं, तो देखो ये तीनों बैंक काफी फेमस है रिटेल इन्वेस्टर में, और काफी होप्स थे रिटेल इन्वेस्टर के ये सब बढ़ेंगे। लेकिन यस बैंक हाँ गिर के थोड़ा बढ़ ही चुका है, लेकिन बाकी आईडीएफसी और इंडसइंड बैंक ने तो लिटरली ना निराश ही किया है सबको। उसके भी काफी सारे रीजंस है। लेकिन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में क्यों डिस्कस करूँ, नॉर्मली आपको पता होगा ये सब 3 बैंक क्या कर रही है, लेकिन इस बैकग्राउंड से हमें थोड़ा कोरिलेशन करने में इजी रहता है। तो अगर हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, तो 2018 में वो कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्ज होके ये बैंक बनी थी। अब इनिशियली आईडीएफसी, आपको पता है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक थी, तो उनकी जो लेगेसी थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में काफी एनपीएस बने थे। तो उसके वजह से ना उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। लेकिन जब सीईओ वैद्यनाथन आए, उन्होंने इसको रिटेल बैंक बनाना चाहा, और बाद में रिटेल पे बहुत ही फोकस, अच्छा खासा फोकस हुआ। मैं आपको वो कासा रेशियो बाद में बताऊंगा किस तरह से वो डायरेक्ट 48% गया, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। इफ यू रिमेम्बर, याद है आपको कुछ साल पहले वो 7% के रेट पे वो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देते थे, और वो जिस तरह से पुल किया था, जबरदस्त किया था। लेकिन तो भी इसने इतना परफॉर्म नहीं किया। ओके, अगर अगर मैं देखूं, अभी का भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने टॉप से 33% डाउन है। इंडसइंड, और इफ यू टेक विच अनदर, यस बैंक, दे आर ऑल्सो 40% डाउन फ्रॉम द टॉप। ओके, 52 वीक हाई की बात कर रहा हूँ। ओके, 52 वीक हाई से इतना डाउन है, तो सभी ये तीनों बैंक, जो नॉर्मल लार्ज के बैंक देखोगे ना, तो वो 10-15% डाउन है, लेकिन ये 3 बैंक ज्यादा डाउन है।
अगेन जो इंफ्रा लॉस थे उसके वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम, 2021 22 तक तो वही चल रहा था। और बाद में वो रिटेल पे फोकस करने लगे, इसलिए वहाँ एक्साइटमेंट बढ़ा कि ये बढ़ेगा। लेकिन ऑनेस्टली इतना रिटर्न नहीं दिया आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक ने 3 4 साल में, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अगर हम लोग इंडसइंड बैंक की बात करें ना, तो इंडसइंड बैंक भी 1994 में आया, काफी पीछे हिंदुजा ग्रुप के साथ से, लेकिन उनका जो मेजर टर्न अराउंड 2000 में होता, और तब उन्होंने व्हीकल 2010 तक ना व्हीकल फाइनेंसिंग और मिड कॉर्पोरेट लैंडिंग में बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। ओके, और बीच में उन लोगों ने जबरदस्त रिटर्न दिए, बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए, हम लोग बोल सके 2008 से 18 तक। लेकिन 2020 में जो कोविड क्राइसिस हुआ, तब से उनकी बैंड बज गए, और तब से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम लोग देखो बाद में भी ये इंडसइंड बैंक नीचे ही है। यस बैंक तो आपको पता है सबसे फेमस केस है, बेसिकली राणा कपूर की वजह से डूब गई लिटरली। और 2017 में जबरदस्त ग्रोथ किया, फिर 90% से डूब गई, और बाद में तो आरबीआई को आना पड़ा, और 17% तक एनपीए चला गया था। सो देन ऑल्सो अभी 17 18 के आसपास घूम रहा है। बट ये थोड़ा मैं हिस्ट्री बता दिया कि कोई नया बंदा है तो आपको अगर पता ना हो, तो अभी चलिए हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि भाई यहाँ पे बैंक्स का फोकस क्या है और किस तरह से वो आगे बढ़ रही है। सो अगर हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, तो जैसे मैंने बोला पहले वो इंफ्रा पे फोकस था, अभी रिटेल और एसएमई में 70% इनका लोन बुक है। अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो वो व्हीकल, माइक्रो फाइनेंस और कॉर्पोरेट लैंडिंग में, लेकिन इस बार माइक्रो फाइनेंस में उनको जो सबसे बड़ा झटका लगा पिछले कुछ साल में नहीं, कुछ क्वार्टर में, वो था माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग। अभी उन्होंने वो बेचने भी निकाल दी, इतनी खराब हालत हो गई। यानी सभी जो जो बैंक्स माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग को दे रही थी, उन सबकी हालत खराब हो गई। उज्जैन फाइनेंस बैंक ले लो, या सर्वोदय ले लो, या कितने सारे बैंक्स है, पूनावाला, बहुत सारी बैंक्स की हालत खराब हो गई। और सिमिलरली यस बैंक भी आपको पता है कि ना कॉर्पोरेट से वो ऑलमोस्ट रिटेल की तरफ शिफ्ट हो गई। अब इनका इनका देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6% नॉर्मली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जो अच्छा है। ओके, इंडसइंड का 4 है, और यस बैंक का ऑलमोस्ट 2.4 है। लेकिन इनका जो लोन में अगर आप देखो ना, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो उनका हाई यील्ड लोन ज्यादा है, और उसके वजह से उनको फायदा हुआ था प्रॉब्लम। लेकिन माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वहां भी एक स्ट्रेस बढ़ गया, और उसके वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रॉब्लम हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीईओ वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री से मुझे हर टाइम प्रॉब्लम हुआ है कि जिस तरह से वो बोलते हैं उस तरह से डिलीवर नहीं होती, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम विद दैट। बहुत यानी एक्सपेक्टेशन पिछले 4 5 साल से ऐसे गाइडेंस बड़े बड़े दिए ना, कि हमें लगता है कि यार कहाँ से कहाँ निकलेगी बैंक, लेकिन ऑनेस्टली इस बैंक ने डिलीवर नहीं किया है। अगर आप मेरे, आई थिंक मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो पहले भी बना दी चुका हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। हर टाइम मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम, मैनेजमेंट डिलीवर नहीं करी है। इंडसइंड की बात करें तो वहां भी वही प्रॉब्लम है, माइक्रो फाइनेंस का भूत आ गया, और माइक्रो फाइनेंस की वजह से इंडसइंड बैंक चलने वाला था और वापस बैठ गया। और यस बैंक एक है कि जो अभी इनिशियली थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन उनका मार्जिन थोड़ा लोअर रहता है। द रीजन वही है कि अभी भी उनका कॉर्पोरेट हैवी बुक है, तो वो एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी रिटेल में पुश कर रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। एक काम करता हूँ मैं आपको, थोड़ा उनके प्राइस और थोड़े रेशियोज के बारे में बात करते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में, और फिर हम लोग फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट ओपन इट हियर। सो बाय द वे गाइस, अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल विदाउट फेल, ओके। एंड मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखी है, कमेंट बॉक्स में जरूर ले लीजिएगा। और यस, मैं भूल गया कहना, कल कल हमारा एक स्पेशल सेशन है, सुबह 11 बजे, जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वहां मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कैसे आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इन सब तीनों बैंक की। तो अगर आप यहाँ देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसे मैंने बोला कि ऑल टाइम हाई से तो 43% डाउन है, लेकिन 52 से 33। यस बैंक 40, एंड इंडसइंड भी ऑलमोस्ट 40% डाउन है। ओके, अगर हम लोग देखो आरओई आरओसी की, आरओई आरओसी की बात करें, और आरओए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 10 है, आरओसी 6.93, एंड आरओए 1.1 है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरओई एंड आरओए, अभी ये दोनों लो है इसका।
एक्चुअली आरओई आपका 15 से ज्यादा हो तो बेटर होगा। अब आरओई 15 से ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो मैंने बोला ना माइक्रो फाइनेंस, और वहाँ बहुत ही इशू हुआ और वहाँ उसके वजह से वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए। यस बैंक का 3.1 है आरओई, और आरओई 0.34, दोनों बहुत लो है। ओके, आरओए अगर ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे यहाँ इंडसइंड बैंक का 1.84 है, और आरओई भी 15.25, विच इज ऑनेस्टली इट इज क्वाइट गुड। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इस बार माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग की वजह से इशू हुआ, और उसके वजह से इनको लॉस और स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप देखो ना तो इस कंपनी ने आरओई और आरओ कंपेरेटिवली अच्छे। देखो आरओई अगर ज्यादा रहता है ना, 15 से ऊपर है या 20 के ऊपर होता है तो उनको ज्यादा क्यूआई भी लाना पड़ेगा, लेकिन ये ठीक है। और इसके सामने आरओई भी अच्छा है तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम लोग दूसरे रेशियो की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर सेल्स एंड ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो ठीक ठाक ही है 3 साल की तीनों की, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि ये आप देखो 3 साल का रिटर्न देखो आप कितना है। अगर आप देखो इंडसइंड का सिर्फ 3% है, यस बैंक का सिर्फ 10% है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10%, यानी बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द मार्केट। ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जबकि आईसीआईसीआई देखो 22% है, एक्सिस 15% है। सो दिस इज वेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि ओवरऑल यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ एक्चुअली ईयर ऑन ईयर क्वार्टर लॉस किया था। सो दिस इज द प्रॉब्लम, बट द मेन प्रॉब्लम विच लाइज, जैसे मैंने बोला कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपना आरओई बढ़ाना पड़ेगा कुछ भी होके, एंड आरओई भी, और वो कब, जब अपना एक्सपेंस कम करेंगे, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग से बाहर आएंगे। यस बैंक को तो क्योंकि वो कॉर्पोरेट लोन की उनकी ज्यादा है, इसके वजह से उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। इनको डायरेक्ट, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। इवन जैसे मैंने बोला कि अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आप यहाँ ये चार्ट से देख सकते हो, ये 48% है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कासा रेशियो। ओके, इंडसइंड 35, यस बैंक 33। सो यहाँ एक चीज अच्छी है कि आईडीएफसी बैंक की कासा रेशियो बहुत हाई, लेकिन ये हमेशा हाई थी। अगर आप देखो, हमेशा नहीं लेकिन काफी टाइम से आई थी, 52% थी। तो भी इनका उस तरह से ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि काफी हद तक उनके एनपीएस के वजह से प्रॉब्लम आ गई। अगर हम लोग एनपीए की भी बात करें, सो ग्रॉस एनपीए नहीं, मैं नेट एनपीए ले लेता हूं। अगर आप नेट एनपीए की बात करें यहाँ, ओके, सो नेट एनपीए में भी अगर आप देखो तो इंडसइंड बैंक और कौन सा था, यस बैंक, हाँ। सो नेट एनपीए यहाँ नहीं रहा है, पर नेट एनपीए आप देखो कि वो पहले बीच में कितना हाई चला गया था, 2.32, अभी वो नीचे आ रहा है। ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नीचे आ रहा है, तो भी इसके प्रॉफिटेबिलिटी माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग की वजह से ना उन्होंने एक बड़ा प्रोविजन किया, दोनों इंडसइंड और उसने, और इसके वजह से ना क्या हुआ कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ गया। ओके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओवरऑल यहाँ अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही है। इसमें सबसे अच्छा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इंडसइंड का 3.93, और यस बैंक का बहुत ही कम है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखो तो दे हैव टू वर्क ऑन द रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स, अगर यहाँ से भी ग्रो करना पड़े। अभी तो इतना परफॉर्म नहीं करे, लेकिन यहाँ से परफॉर्म करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। डिपॉजिट ग्रोथ अगर आईडीएफसी फर्स्ट का देखे तो 29%, इंडसइंड का 11, यस बैंक का 15 है, और कासा रेशियो तो मैंने अच्छा ही बोला। लेकिन क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर बात करें तो ऑलरेडी आईडीएफसी बैंक 101% पे चल रही है, यानी जितना डिपॉजिट होता है उसके सामने आप कितना क्रेडिट करते हो। 101 बहुत हाई होता है एक्चुअली, 80 टू मे बी 70 टू, सॉरी 80 टू 90 के बीच में रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा, जो इंडसइंड बैंक और यस बैंक का है। ओके, लेकिन जैसे हाई कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो है तो वहां से अभी इनको बेसिकली सीडी रेशियो ज्यादा है, यानी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ज्यादा है आईडीएफसी बैंक, तो इनको अपना डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, इसके सामने अगर आप बात करो ना तो ओवरऑल यस बैंक में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये कि कासा रेशियो उनका थोड़ा इतना कम है कि उसके वजह से कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नहीं है। जबकि इंडसइंड बैंक का प्रॉब्लम ये है कि उनका मॉडरेट कासा है, लेकिन वो इसके वजह से वो फंडिंग कॉस्ट फंडिंग में वहाँ प्रॉब्लम आती है।
अभी हम लोग बात करेंगे कि ये सब जैसे मैंने इन शॉर्ट बता ही दिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड को माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम है। अभी उन्होंने पूरा प्रोविजन कर दिया है, तो क्या यहाँ से बढ़ेगा? अभी वो नेक्स्ट रिजल्ट में हमें पता चलेगा कि भाई ये जो प्रोविजन हुआ है उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आया था, और यहाँ से या वो लैंडिंग बुक बेच पा रहे कि इंडसइंड बैंक तो बेच रही थी, इतना मुझे पता है, वो भी 0 रुपीज में बेच रही थी। इंडसइंड तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी देखना है कि कैसे होगा आगे। ओवरऑल जैसे मैंने बोला, यस बैंक को तो लिटरल बैंकिंग में जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। सो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर प्रोविजन कवरेज अगर हम लोग देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 70 है, इंडसइंड और यस बैंक का 70% है, सो विच इज ओके। कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो भी एडिक्वेट है, सबकी 15% के ऊपर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एसेट क्वालिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं है, अदर देन अगर हम लोग माइक्रो फाइनेंस निकाल ले तो फिर ठीक ठाक हो जाती है। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से ऐसा तो क्या होना चाहिए कि यहाँ से ओवरऑल इन सब की बढ़े, कह सकते हैं ना कि स्टॉक प्राइस बढ़े। इसके लिए आप एक देख ले, एक बड़ा वैल्यूएशन जो मैं भूल गया बताने को, मैं अभी बता देता हूँ। और वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें ये तीनों बैंक की, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ देख सकते हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू, ओके, इंडसइंड बैंक का अभी यहाँ दिया नहीं है, लेकिन यस बैंक का 1.13 है और आईडीएफसी का 1.11 है। यानी ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर 1.8 और 2 होता है जो काफी सारे आईसीआईसीआई बैंक और वो सब का था, तो वहां एक प्रॉब्लम हो जाए। इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 1.2 के 1.3x का होगा। सो ठीक है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन अभी यहां से आपको इनको देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस लाएंगे। तो पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओवरऑल, मैंने जैसे बोला कि उनको डिपॉजिट वापस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बहुत हाई है। और आरओई बढ़ानी पड़ेगी उनको, कुछ भी होके खर्चा कम करके 13 से 15% आरओई ले जाना पड़ेगा, अगर मीनिंगफुल उनको प्रॉफिटेबिलिटी में जाना है तो। नहीं तो वो सालों से प्रॉमिस करते आए लेकिन डिलीवर नहीं हुआ। अभी इंडसइंड बैंक की बात करें तो उनको माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का तो पहले तो चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, और व्हीकल लोन में उनको ज्यादा ग्रोथ लानी पड़ेगी, तब जाके वहां उनको बेनिफिट देगा। अगेन बेसिकली स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन उनको लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर एक्सपेंशन बढ़ा है, क्योंकि उनका अगर आप देखो आरओई आरओए वो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम। अगर आप ऑनेस्टली मुझे बात करो ना कि तीन बैंक में, तो भी मुझे वैल्यूएशन वाइज रेशियो वाइज कौन सा अच्छा लग रहा है, तो इंडसइंड बैंक इज लुकिंग गुड, ओके। जबकि यस बैंक में है तो उनको एसेट क्वालिटी और जैसे लोन ग्रोथ में वहाँ रिटेल लोन ग्रोथ, क्योंकि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ही कम है, तो उनको अपने रिटेल ग्रोथ बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा। एंड थोड़ा मैनेजमेंट के साथ कंजर्वेटिव रहना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि मैनेजमेंट क्या सोच है क्या कहते, तो मैं अगर बात करूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंप्लीटली आउट ऑफ द ट्रैक है। इतना अच्छा सीईओ है, लेकिन जो बोलते वो होता नहीं है। ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज, एंड आई एम नॉट टू मच हैप्पी विद द वे द मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट आईडीएफसी बैंक, उनका जो है ओवरऑल। अगर बात करें तो ना, इंडसइंड बैंक बोले कि यहाँ से इंप्रूवमेंट होगा जैसे माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का चक्कर खत्म होगा। और यस बैंक का कंपेरेटिवली दे आर क्वाइट बुलिश, यहाँ से आगे एनपीए कम होगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ से करेंगे। सो अगर ये सब देखे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन तीनों बैंक की मैं बात करूँ ना, तो जैसे मैंने बोला पोटेंशियल तो काफी है इन तीनों बैंक में, लेकिन वही होता है ना कि डिलीवरी होती है कि नहीं होती है। देन ऑल्सो इफ यू आस्क मी, द बेटर पोजीशन इज इंडसइंड बैंक बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच आई टोल्ड यू। दे हैव अ हिस्ट्री। होपफुली माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग अगर इशू सॉल्व हो तो दोनों आईडीएफसी और इंडसइंड को फायदा हो सकता है। अगेन ये सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन है, इंफॉर्मेशन है। डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, आप खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये तीनों बैंक ने प्रॉमिस, यस बैंक अभी थोड़ा बढ़े, लेकिन आईडीएफसी इंडसइंड काफी टाइम से प्रॉमिस करता है लेकिन डिलीवरी नहीं आई है। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं इन सब बैंक्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो देन डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। एंड मैं हर रोज आपको नए नए स्टॉक्स के नए नए यानी हमारे जो स्टॉक एनालिसिस करके देता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या लेना चाहिए। और बिलीव मी, बैंक्स
आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। आगे जाके वो काफी बढ़ सकते हैं इस तरह से पोजीशन में। तो थोड़ा आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो अच्छे बैंक्स, कल भी हम लोग काफी लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे, बड़े बड़े बैंक्स के। आपके कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से डालें, और वो गिफ्ट ले लेना जरूर, भूलना जरूर ले लेना। और कल 11 बजे अपने मिल रहे हैं विदाउट फेल। चलिए अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सो धर्मिंदा बोले कि सर एक्सेलेंट एनालिसिस, वो एसबीआई बॉब पीएनबी के बारे में बात करें कल जो मैंने बनाया था। मितेश यूट्यूब सर, सभी देश अमेरिका को खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हमारे मोदी जी तो अमेरिका के जाके ट्रम्प और उसके मस्तक और चरण चाटा है। पीयूष गोयल जी को भी भेजा चरण अभी देखो बात तो मितेश जी क्या है, मैं भी देख रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि बहुत ही प्रेशर किया जा रहा है। अपना जो इंडियन डेलीगेशन गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री से, बहुत ही नेगोशिएशन चल रहा है, बहुत ही टफ नेगोशिएशन चल रहा है। पीयूष गोयल ऐसे तो जबरदस्त मिनिस्टर है, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह से वहां होता है और कितने हम लोग नीचे आते हैं। फाइट तो देनी पड़ेगी, और जैसे मैंने बोला बाकी सब कंट्री दबा के फाइट दे रहे तो हमें भी देनी पड़ेगी। हम लोग को सब कुछ ओपन तो नहीं कर सकते, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर। आई थिंक वहां तो शायद मोदी जी ओपन नहीं करेंगे, क्लियर कट न होगा, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि 0 to 0। देखो क्या एक कंट्री के सामने इनको भी क्या है ट्रम्प को, कि अगर वो एक कंट्री के सामने अपनी जीत बताए ना, फिर वो दिखा के सभी को दिखे। देखो ये लोग ये मान गए ना, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, देखो ये लोग मान गए ना। देखना पड़ेगा कहाँ तक कितना जाता है, लेट्स सी। ओके सर, संदीप के अग्रवाल, सिर्फ एनसीएलटी ने सिर्फ 5% ही रिकवरी हुई, बाकी एनपीए राइट ऑफ हुई। रुचि सोया, ये रुचि सोया में वही है प्रॉब्लम यार। वो पहले से हमें, और पतंजलि ने जिस तरह से, अभी देखो आगे आगे क्या होता है, बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट, बट ऑनेस्टली आई नेवर थॉट अबाउट दैट स्टॉक ऑल्सो, आई वाज नेवर। मुझे वो मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। वी बजाज बोल रहे गुड प्रेजेंटेशन, यस थैंक यू। डॉक्टर प्रकाश के काटरिया बोले हाउ गुड इज एनवीरो इंफ्रा। अजय डॉक्टर प्रकाश, आई थिंक आपने एनरोलमेंट किया, आपका मैसेज देखा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, डोंट वरी। ऐसा हो तो आप कनेक्टेड support@CA-tapan.in में आपका ईमेल आईडी भेज दिए तो हो जाएगा। बाय द वे, आप लोगों ने हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज का देखा नहीं तो लिंक दी गई है, प्लीज प्लीज जरूर जाके देखिएगा। और कल हम लोग जरूर मिलेंगे 11 बजे। ओके, सो हाउ इज गुड एनवीरो इंफ्रा। ओके, 1 मिनट। एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स कितना डाउन है अपने टॉप से, ओह अच्छा खासा गिर गया, 46% गिर चुका है। ROE ROC, देन रिजल्ट तो ठीक ठाक है, इतना खराब नहीं है। मार्जिन मार्जिन भी सही है, तो आई थिंक आपको होल्ड करना चाहिए इनिशियली। अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी वो सब अच्छा है, ये शायद, ये कौन सा है, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो शायद सब गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, बट अगर आपके पास है ना तो जरूर होल्ड कीजिए। आई थिंक मैंने ये देखा पूरा, मेरे को तो ठीक ठाक लग रहा है अभी। वही वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, और इन सब में ना डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, आई थिंक आप रखिए। एनविरो इंफ्रा रखना चाहिए। ओके, अगेन खुद का रिसर्च कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, पवन कुमार चौहान बोले सर बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, थैंक्स, थैंक यू पवन जी। अ, जितेश कुमार 125 बोले सर आपका वेबिनार कैसे अटेंड कर, वेबिनार कल 11 बजे जितेश जी, तो जरूर आ जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो उससे आप एनरोल कर सकते हो। श्याम बोल रहे कि सर हाउ कैन आई नो व्हाट टाइप ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन इज यूर प्रोवाइडिंग। हमारी वेबसाइट है thoughtfulinvestorhub.com, वहां जाके आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, और कल वापस मिलते हैं कुछ और बैंक्स के एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू देन, बाय बाय, एंजॉय योर वीकेंड।